गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम विषय भूमिति कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने लगभग 25% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, कम किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो पढ़ाते समय क्या क्या कम किया है उसके बारे में भी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। जैसे यहाँ पर शुरुआत में ही है, टॉपिक दिया गया है, आओ सीखें, जिसके अंतर्गत पाइथागोरस का त्रिक, समकोण त्रिभुज की समरूपता, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन और अपोलोनियस का प्रमेय, ये है। तो जिसके अंतर्गत 4 टॉपिक है। पांचवा पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन और अपोलोनियस का प्रमेय नहीं, मतलब इसे हटा दिया गया है इस साल के लिए। तो अब थोड़ा याद करें, स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है पाइथागोरस का प्रमेय, जो कि कक्षा 7वीं में शायद पहली बार आप लोगों ने देखा होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये जो टॉपिक है ये 7वीं में हम करते आ रहे हैं। इसे कैसे सिद्ध करेंगे उसके बारे में भी देखना है। लेकिन सबसे पहला ये जो था पाइथागोरस का प्रमेय की अप्लाई, मतलब यूज़ कैसे होता है, एक एक करके देखते हैं टॉपिक। तो पहला जो है, पहला नंबर दे देते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करने की बात है। तो पाइथागोरस जो होता है वह सदैव समकोण में यूज़ होता है, इसका उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं, यह है कर्ण, 90 के सम्मुख कर्ण हुआ। तो इसके यहाँ पर पाइथागोरस जब अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तो पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। यह है पाइथागोरस का प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90, ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर कर्ण, अगर दो भुजा दी गई रहेगी तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण दिया गया होगा, एक भुजा दी गई रहेगी तो दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था आपका कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। दूसरा है पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक, यह भी 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस का त्रिक, यहाँ पर 3 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उनमें से 3 प्राकृतिक संख्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका वर्ग करना होता है। अन्य दो जो बची हुई भुजाएं होती हैं उसका वर्ग करके उसका योगफल, हाँ, वर्गों का योगफल करेंगे। अगर दोनों समान हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह पाइथागोरस का त्रिक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं क्या है, उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही ले लेता हूँ। 11, 60 और ये 61 है। क्या यह पाइथागोरस का त्रिक है? यहाँ पर है क्या? उसे करने के लिए देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर 11, b बराबर 60 तथा c बराबर 61। तो जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। सबसे बड़ी भुजा है c, तो c का वर्ग करेंगे, 61 का वर्ग 3721 आएगा। नंबर 1 दे दिया। बाकी जो दो बची हुई भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग करेंगे। 11 का वर्ग 60 का वर्ग किया, 121 धन 3600 किया, 3721। नंबर 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से आप देख सकते हैं क्या मिला हमें, c का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग मिला। जब ये बराबर मिला है तब हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस का त्रिक है। इसलिए 11, 60 तथा 61
यह पाइथागोरस का त्रिक है। अगर समझिए यहाँ पे एक और ऐसा रहेगा, एक दूसरा एग्जांपल होगा, तो उसमें क्या होगा, अगर ये बराबर नहीं आया, जैसा कथन 1 हुआ 2, यहाँ पे बराबर आ गया तो हम ये करेंगे, अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा के कट कर देंगे। यहाँ पे कथन 1 और 2 से यहाँ पे कट करेंगे, बराबर नहीं है, और यहाँ पे लिखेंगे कि यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फिलहाल जो एग्जाम्पल हमने लिया वहाँ पे पाइथागोरस का त्रिक था। ठीक है, इसके बाद जो है वो अभी कक्षा 9वीं से है 30 60 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। 30 60 30 अंश 60 अंश 90 अंश माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म स्टेटमेंट जो है टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। और वैसे भी कक्षा 9वीं में हम एक किए हैं, तो 30 60 90 माप वाले त्रिभुज का क्या है गुणधर्म, तो 30 60 90 माप वाले त्रिभुज में 30 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वह कर्ण की आधी होती है, जबकि 60 अंश की सम्मुख भुजा होती है वह लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। यह डायग्राम बना लिया, ए बी सी 30 अंश है, यहाँ पर इसे 60 ले लेते हैं, यह कर्ण हो गया, 90 के सामने है कर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश तथा कोण सी बराबर 30 अंश है। तो यह 30 60 90 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पहला जो होगा 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो 30 अंश की सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है, 1/2 गुणे कर्ण क्या है, ए सी। कारण यहाँ देखेंगे 30 अंश की सम्मुख भुजा। ठीक है, सेकेंड 60 अंश के सम्मुख भुजा की बात कर लेते हैं, तो बी सी कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण, कर्ण की कर्णी में 3/2 गुना होती है सम्मुख भुजा। तो ये कक्षा 9th में हम पढ़ के आए हैं, 9वीं में पढ़े हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान जो भी दिया रहेगा वो मान रखेंगे और आपका यह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है 45 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। ठीक है, इसमें पी क्यू आर 45 अंश। यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश है, जबकि कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर क्यू बराबर 45 अंश है। तो ये 90 के सामने यह है कर्ण। तो इसका जो कथन है 45 अंश की सम्मुख भुजा जो होती है वह लंबाई में कर्ण की 1/कर्णी में 2 गुना होती है। तो यहाँ पे 45 है, तो दोनों के दोनों ये समान होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर 1/कर्णी में 2 गुणे पी आर 45 अंश की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये था 4 बातें जो कि पूर्व कक्षा में हम पढ़ के आए हैं। पाइथागोरस का प्रमेय किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वो देख लिए आपने। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ये है पाइथागोरस का त्रिक। यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग करना है, बाकी जो 2 बची हुई भुजाएं हैं उनके वर्गों का योगफल करना है। अगर बराबर आ जाता है तो पाइथागोरस का त्रिक है। 30 60 90 वाले में 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है, जबकि 60 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। 45 90 वाले में क्या है, 45 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की 1/कर्णी में 2 गुना होती है।
45 है। कोण सर्वांग है इसलिए समूह भुजाएं सर्वांग होंगे, इसलिए दोनों का मान भी समान आएगा। यहाँ तक आया समझ में? ये इसे अच्छे से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। हर एक चीज़ जितना भी बातें बताई जा रही हैं सब इम्पोर्टेंट है और सबके ऊपर सवाल आते हैं। बेसिक जो है वो बताया जा रहा है, बेसिक को ध्यान में रखना है। तो ये सब जितनी बातें थी ये सब पूर्व कक्षा पर आधारित थी। अब आगे देखते हैं समरूपता और समकोण त्रिभुज। यह जो कुछ भी लिखाया जा रहा है बोर्ड पे उसे आप अपने फेयर कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट करिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हमेशा आपके साथ रहें। अच्छे से करेंगे, समझ के कीजिए। समरूपता और समकोण त्रिभुज। समरूपता और समकोण त्रिभुज, इसे हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय, इस नाम से भी हम यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय। तो कथन क्या है? कथन लिख लेते हैं। कथन है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह है स्टेटमेंट। कथन है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही डायग्राम बना लेता हूँ। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और ये देखिए ए लंब, कर्ण पर लंब डाला गया है, बी डी लंब है। तो आप देख सकते हैं एक मूल त्रिभुज हुआ बड़ा वाला और दो छोटे त्रिभुज बन गए हैं। तो कथन के अनुसार क्या है कि दोनों त्रिभुज, जो छोटे त्रिभुज है वो आपस में समरूप होते हैं और वे जो है बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो दत्त में शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा उत्पत्ति। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है। रेख बीडी लंब कर्ण एसी ये दिया हुआ है, ये दत्त हो गया। जो सिद्ध करना है, सिद्ध में पहला त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, छोटा वाला इस बड़े वाले के। सेकेंड नंबर पे दूसरा जो छोटा वाला है बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, और तीसरा में दोनों छोटे वाले त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ये सिद्ध करना है, साध्य जो है। अब उत्पत्ति की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला दत्त में जो दिया गया है लंब, क्योंकि ये 90 तो ऑलरेडी है ही है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी लिख लेते हैं। रेख बीडी लंब कर्ण एसी ये दत्त में दिया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 90 में कोण में लिखते हैं तो कोण ए डी बी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 अंश। ऐसा नंबर 1 दे देते हैं इसे, ये ठीक है। नहीं देंगे तो भी सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 है, यहाँ पे भी 90 है। बस ये हो गया। अब त्रिभुज लेना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में तो सबसे पहला जो है वह
समकोण 90 को ध्यान में रखकर बात कर लेते हैं। तो कोण ए डी बी, सर्वांग कोण ए बी सी, प्रत्येक 90 अंश होगा। प्रत्येक 90, यहाँ पे आप देख सकते ए बी सी और ए डी बी, ये 90 हो गया। दूसरा वाला क्या है, तो त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज होता है तो ऑब्वियस एक कोण अपने हमें जो होता है वो है सर्वांग कॉमन मिलेगा, सामान्य कोण मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कोण है वो सामान्य देख सकते हैं, बी ए डी बी ए सी, डी के आगे बढ़ा है सी, तो ये सामान्य कोण हो गया। तो कोण बी ए डी सर्वांग कोण बी ए सी, कारण सामान्य कोण, तो इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज। देखिए समरूपता लिखते समय एक एक संगति का ध्यान देना जरूरी है। तो हम यहाँ समझते हैं 1 2 3 ऐसा नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे 1 2 3 ये स्पेस जगह है कि कहाँ पर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे कोण कोण सर्वांग में, तो ध्यान देना डी किसके सर्वांग में है, बी के, तो डी बीच में है तो बी यहाँ बीच में आ जाएगा। ए जो है सर्वांग में किसके, ए के, ए पहले पे है तो यहाँ पे भी पहले पे आ जाएगा। तीसरा जगह खाली है, जो बचा वो सी। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज हो गया समरूप। कौन सी कसौटी है, कोको, कोको कसौटी से त्रिभुज जो है वह हो गया समरूप। अब ये अपने समझने के लिए लिखा था इसलिए इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पहला वाला था वो आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले की तरफ जाएंगे जो दूसरा छोटा है और बड़े के साथ। तो त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले 90 वाले ले लेते हैं। तो कोण BDC सर्वांग कोण ABC, प्रत्येक 90 अंश, ये हो गया। फिर से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है यह, तो ये देखिए ये सामान्य कोण दिखाई देगा आपको, यहाँ पे सामान्य है। देखिए BCD सर्वांग कोण BCA सामान्य कोण, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज। तो फिर से वही एक एक की संगति को ध्यान में रखते हुए करना है। 1 2 3 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 2 3 समझने के लिए अपने B सर्वांग में किसके, B पे, D बीच में है तो B को भी बीच में लिखिए। C सर्वांग में है C के, लास्ट में है तो लास्ट में लिखिए। पहला जगह खाली है वहाँ पे अपना जो शेष कोण बचा है वो। तो इस प्रकार से हो गया, इसे मिटा दीजिए। ये समझने के लिए था कोको कसौटी। इससे क्या होता है कि एक एक की संगति जो है कभी गलत नहीं होती है और आपका त्रिभुज बराबर समरूप होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ADB समरूप है ABC के, BDC समरूप है ABC के, तो तीनों समरूप हो गए आपस में। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। तो ये वाला यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कथन 1 2 और 3 से पहला त्रिभुज अगर दूसरे के समरूप है, दूसरा अगर तीसरे के समरूप है, तो पहला तीसरे के समरूप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे ऐसे, इसे अलग से ही लिख लेते हैं। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, इसे अलग से लिख लेते हैं क्योंकि ये 3 अलग अलग था तो अलग में दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बेटा आप लोगों का यह जो प्रमेय था समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय सिद्ध होता है। तो ये तो प्रमेय सिद्ध करने की बात हो गई, लेकिन हम कैसे अप्लाई करेंगे, सीधे अगर तौर पे अगर करना रहेगा इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि एक एक की संगति को ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको।
समझिए ये त्रिभुज एक ले लिया, पी क्यू आर समकोण है और ये इसके ऊपर लंब है टी। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर है 90 अंश और रेखा क्यू टी जो है वह लंब कर्ण पी आर है। ठीक है, तो अब इसे लिखते समय जरा ध्यान देना क्या है। अगर समझिए आप यहाँ से त्रिभुज की शुरुआत कर रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम अगर यहाँ से दे रहे हैं, जैसे मैंने दे दिया त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज, तो कहाँ से मैंने शुरुआत किया, यहाँ से। तो यहाँ से आपको नंबर करना है, ध्यान से देखना। इसको पहला दिया छोटे वाले के लिए 1, यहाँ पे 2 करो, इसे 3 कर लो, फिर दूसरा वाला छोटे में आ जाइए, जहाँ पे खत्म हो वहीं शुरुआत कीजिए। 1 ये 2 ये है 3, ऐसे करोगे कभी नहीं गलत होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू टी समरूप त्रिभुज क्यू टी आर, ये है डायरेक्ट। रीजन में समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय, ये रीजन हो जाएगा आपका और ये चीज अप्लाई होगी। पी क्यू आर यहाँ पे है तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, पी टी क्यू समरूप त्रिभुज, फिर से ये तीसरा वाला त्रिभुज यहीं से क्यू टी आर। ठीक है, अगर समझिए दूसरा यहाँ पे अगर ऐसा लिया, समझो एक और त्रिभुज ले लेता हूं, ये या इसी को ही लेता हूं, यही सेम त्रिभुज ले लेता हूं। सिर्फ नाम की बात है कि कहाँ पे है, तो इसलिए पी क्यू आर समकोण है, ये है कर्ण पे लंब टी, बराबर ना, सेम है, यही चीज है। लेकिन समझो मैंने इस बार शुरुआत जो है नाम का यहाँ से न करके बड़े त्रिभुज का नाम यहाँ से शुरू किया है, तो कैसे होगा, त्रिभुज आर क्यू पी समझो मैंने ऐसे लिख लिया है। तो अब यहीं से शुरुआत करना, 1 यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 3, अब छोटा वाला यहीं से शुरू कीजिए, 1 2 और ये है 3। तो कैसे नाम लिखेंगे, आर टी क्यू, आर टी क्यू समरूप त्रिभुज, यहीं से आर टी क्यू गया तो क्यू टी पी, क्यू टी पी रीजन समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय। तो ये दोनों उदाहरण थे बेटा, एक ही कभी गलत ना हो उसके लिए डायरेक्ट जब भी अगर यूज करना रहेगा समकोण त्रिभुज की समरूपता, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर बड़े त्रिभुज का नाम यहाँ से आप शुरू कर रहे हो तो छोटा भी ये कंडीशन में जाएगा, 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, और अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, तो ये कभी भी आपका रॉन्ग होगा नहीं। ठीक है, तो ये था आपका समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय, और कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में बताया। अब इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट और है ज्यामितीय माध्य, 3 मार्क के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय ज्यामितीय माध्य प्रमेय करते हैं। ये जो कुछ भी लिखाया गया है अच्छे से फेयर कॉपी में आप करते रहिएगा, ताकि आपके पास पूरा साल भर तक ये संभाल के रखने की चीज़ है। अच्छे से संभाल के रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए दूसरा है ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य का प्रमेय हम करने जा रहे हैं। ज्यामितीय माध्य प्रमेय है यह। कथन लिखते हैं सबसे पहले। कथन है समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर
खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। एक 3 मार्क के लिए अच्छा सा प्रमेय है। डायग्राम जो यहाँ पे है टेक्स्ट बुक में वही यूज करते हैं हम लोग भी। पी क्यू आर है, समकोण है, इसके ऊपर लंब, यस ठीक है। तो जैसे था पहले वाले में भी समकोण त्रिभुज समरूपता जब देखे वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। बस यहाँ पे क्या, वहाँ पे त्रिभुज को समरूप करना था, यहाँ पे ये बताना ये जो है लंब रेख है, यह जो है रेख वह ज्यामिति है किसका, ये पी एस और एस आर का। तो कैसे है इसे देखते हैं। तो दत्त त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश, रेख क्यू एस लंब कर्ण पी आर, ठीक है। तो सिद्ध करना है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि रेख क्यू एस यह रेख पी एस तथा रेख एस आर का ज्यामितीय माध्य है। अर्थात क्या होता है ज्यामितीय माध्य में, ये चीज बताना है। ये इसका जो वर्ग होगा क्यू एस का वर्ग बराबर ये जो विभाजित हुई भुजाएं हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है पी एस गुणे एस आर। ये हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सा प्रमेय, ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला जो कंडीशन दिया है उसे लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश है, रेख क्यू एस लंब कर्ण पी आर दिया है, ये दत्त में है। तो अभी हमने इसके पहले वाला जो किया था कि अगर ये कंडीशन रहा तो हम समकोण त्रिभुज की समरूपता लगा सकते हैं, बराबर। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि या तो यहाँ से आप शुरुआत कीजिए या तो यहाँ से कीजिए। चलिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज, तो याद है मैंने बताया था 1 यहाँ से शुरुआत किया हूँ, तो यहाँ से लेंगे नंबर 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। तो कभी भी एक ही आपका गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर लिया, यहीं से शुरू करेंगे। पी एस क्यू समरूप त्रिभुज क्यू एस आर, कारण देंगे समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू एस का वर्ग है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्यू एस है नहीं, क्यू एस यहाँ पे है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को, जो छोटे वाले त्रिभुज है जो कि ऑलरेडी समरूप है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि त्रिभुज पी एस क्यू समरूप त्रिभुज क्यू एस आर बराबर है, यहाँ से लेंगे। कारण है क्योंकि ये क्यू एस का वर्ग चाहिए, तो यहाँ पे क्यू एस है नहीं, तो इन दोनों पे है, तो इन्हीं दोनों को लेंगे। अब आप जानते हैं त्रिभुज समरूप रहती हैं तो भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो पी एस बटे क्यू एस, एस क्यू बटे एस आर, पी क्यू बटे क्यू आर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ पे आप देखिए क्यू एस है यहाँ पे, तो पी एस बटे क्यू एस, चूंकि का चिन्ह, एस क्यू बटे एस आर। अब यहाँ पे क्या चाहिए, क्यू एस का वर्ग चाहिए, तो अर्थात पी एस बटे क्यू एस, तो एस क्यू को हम क्यू एस लिख लेते हैं, बटे एस आर हो गया, ठीक है।
यहाँ तक आया समझ में सबको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरिय गुणा करेंगे, QS गुणे QS PS गुणे SR, इसलिए QS का वर्ग बराबर PS गुणे SR। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह जो है वह सिद्ध हुआ। और बाद में ये स्टेटमेंट चाहिए तो वो लिख लीजिएगा। इसलिए रेख QS यह रेख PS तथा रेख SR का ज्यामितीय माध्य है। तो इस प्रकार से आपका यह ज्यामितीय माध्य का प्रमेय हुआ सिद्ध। इससे संबंधित जो सवाल है, ये प्रमेय है, अच्छा प्रमेय है, 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इससे संबंधित जो सवाल है वो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, स्वाध्याय में मिलेंगे। तो इस वाले यहाँ अब तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत किया पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि अप्लाई कैसे करते बस वो सीखा है। उसके बाद पाइथागोरस का त्रिक देखा, फिर 30-60-90 का प्रमेय देखा, 45-45-90 का प्रमेय देखा, समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय देखा और ज्यामितीय माध्य का प्रमेय देखा। ठीक है, तो ये जो है इसे अच्छे से आप फेयर कॉपिंग कर लीजिए, समझ लीजिए इसे। और आगे का जो है वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।